कि दिवाली उन लोगों के लिए जिनके पास खूब सारा दिवाली में खर्चा करने के लिए इस बार मैंने भी तय किया है, मैं खूब फटाके फोड़ने वाला हूँ, खूब ज्यादा फटाके फोड़ने वाला हूँ। अच्छा, बड़े पटाखे फोड़ने की बात कर रहे हैं आप? नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बताइए। जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप सुनाइए, तो दिवाली मना रहे हो ना? बड़े खुश लग रहे हो आज, क्या बात है भाई? मैंने सोचा दिवाली का त्योहार आने वाला है। ओ हाँ, दिवाली का त्योहार तो आ रहा है, लेकिन सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। सावधानी क्या है साहब? हाँ, इस बार मैंने सोच लिया है। अच्छा, दुनिया देखेगी मेरी दिवाली को। हाँ, वाह। और खूब फटाके फोड़ने वाला हूँ मैं। ओ यार, ये पटाखे वाली बात मत करा करो यार। क्यों? अरे भैया, पटाखों से बहुत सारा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है भाई साहब पटाखे से? अब बात यह है कि पटाखों से नुकसान तो यह है कि हवा खराब होती है। अच्छा। अरे दुनिया भर की बीमारियां और फिर कई नुकसान होते हैं यार। दिवाली में पटाखे तो दिए का काम है ना, जैसा कि उसके नाम में ही लिखा है। 17 साल तक मैंने पपेट्री को छोड़ दिया। वो कठपुतली को मैंने जलाया। जब मेरे को इसमें जो ये मेरे को गिल्ट होती थी, इसमें करने में मेरे साथ जातिवाद होता था, इसको करने में मेरे को मुझे लगता था कि लोग जैसे खाना, कोई होटल में खाना खा रहा है और कठपुतली चल रही है, तो कला और कलाकार के साथ एक अन्याय है। एक सही में एक सम्मान के साथ कला को करने, जैसे शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं होता, किसी और कथकली में, कथक डांस में ऐसा नहीं होता कि वो खाना खाते समय डांस नहीं दिखाते, तो वैसे ही कठपुतली कला ने वो दर्जा इसलिए खो दिया क्योंकि उनके पास रोजगार के और उस तरीके से इतने सक्षम जगह नहीं बनी, स्पेस नहीं बने, नए तरीके से कठपुतली चलानी है। तो फिर मैंने पुरानी चीजें छोड़ी, तो फिर मैंने कठपुतली को, उस कठपुतली कला को जलाया। जलाने के पीछे आप ये सोचिएगा कि वो कितनी मानसिकता, कितनी मेरे दिल की, दिमाग की हालत कितनी खराब रही होगी जब मुझे कठपुतली को जलाना पड़ा। पिताजी ने अलग अलग आर्टिस्ट की कठपुतलियां मुझे दी थी, और मैं जो पपेट्स बनाता हूँ वो एक तो इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल से पपेट बनाता हूँ, पेपर मेश से पपेट बनाता हूँ। तो मेरे लिए कठपुतली एक वर्किंग मेडिटेशन है। मैं क्योंकि उसकी डेप्थ में मैं जाता हूँ, तो मेरे को उसे बनाते समय मेरा मेडिटेशन होता है। वो हम सबको सजेस्ट करते हैं कि लोग कठपुतली सबको ही बनाएं, और ख़ासतौर से बच्चों को ये कठपुतलियाँ बनाना आना चाहिए। तो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, दिल दिमाग शरीर का तालमेल होता है। होलिस्टिक कम्युनिकेशन है इसमें, आप पूरा जिंदगी जुड़ी हुई है। कठपुतली कला एजुकेशन के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का मीडियम है। ये कठपुतली कलाकारों को अभी तो रहने के लिए जगह नहीं है लोगों को। अभी तो कठपुतली कलाकारों की बस्तियां जो बनी हुई है, दिल्ली में बस्ती बनी है, जयपुर में बस्ती बनी हुई है, उनको एक परमानेंट घर नहीं है उनके लिए। एक कलाकार को कलाकार जैसा घर नहीं मिला हुआ है, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों जो बने और लोग सोचें इस पे। और दूसरा ये है, इन कलाओं के साथ इन कलाओं को मौका मिलना चाहिए और इन कलाओं को थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कठपुतली देखी होगी, कठपुतली का नाच देखा होगा। स्कूलों में बच्चों ने भी देखा होगा कि कठपुतली, शायद उनके यहाँ पपेट शो भी होते हैं। तो हम कठपुतली को जानते हैं, और ये भी हमें पता है कि ये कठपुतली राजस्थान की एक लोक कला है। लेकिन इस कठपुतली के बनने के पीछे उद्देश्य क्या रहे हैं, और आज कठपुतली ये जो है ये किस हालात में है। आपने देखा होगा कि कठपुतली कॉलोनी भी हैं, जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, और कुछ इलाकों में भी कठपुतली कॉलोनी है। कठपुतली कैसे बनाई जाती है, और कठपुतली संचार का एक सशक्त माध्यम है, कम्युनिकेशन का, कि हम कैसे आसानी से कठपुतली से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में भी और बच्चों के लिए भी। कठपुतली पर विस्तार से बात करने के लिए हम मास्टर पपेटर
रामलाल भट्ट जी हमारे साथ हैं, जो बेयरफुट कॉलेज तेलोनिया के रिसर्च सेंटर में कठपुतली को लेके ही उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। एक कम्युनिकेशन का, एक संचार का सबसे सशक्त माध्यम इसे बनाया है। और उनकी ये 50 साल का सफ़र कैसा रहा कठपुतली के साथ, इस पर बात करेंगे। साथ में एक समय ऐसा आया जब उनको अपनी कठपुतली छोड़नी भी पड़ी, ऐसा क्यों, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। और अपनी लोक कला जो भी हमारे भारत में है, उस लोक कला को भी समझेंगे, जिसमें से आज हम शुरुआत कर रहे हैं कठपुतली से। रामलाल भट्ट जी के साथ जब बातचीत शुरू हुई तो ऐसा लगा वो कहानियाँ ही कहते जा रहे हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी ये बहुत मज़ा आएगा इस बातचीत में। तो चलिए ये बातचीत शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं वॉइस वाइब्स कम्युनिटी पॉडकास्ट। मैंने कठपुतली को, और मैं पैदा राजस्थान में छोटे से गांव में पैदा हुआ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। और अपने बचपन से मैंने अपने पिताजी से कठपुतली सीखा है, धागे वाली कठपुतली। और मैंने अपना बचपना, मेरी 17 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में मैंने पहला पपेट शो किया था। और 17 साल तक मैंने पपेट्री को छोड़ दिया, वो कठपुतली को मैंने जलाया। और इसके बीच मैं घोड़ों पे पिताजी के साथ मध्य प्रदेश और अलग अलग गांव में कठपुतली का खेल दिखाते थे हमारे पिताजी। कठपुतली का डांस उनके साथ मैंने भी। उनका नाम क्या था? मेरे पिताजी का नाम सलमा राम जी है, जिनके साथ मैंने कठपुतली सीखा। तो मेरी जहाँ जर्नी में मैं बहुत गांव में घुमा हूँ बचपन में ही, और मैं स्कूल नहीं गया। तो मेरे को, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल चीज़ें सीखते हैं तो जैसे कोई कॉलेज में एक तरीके का शिक्षा लेने के लिए टाइम देना पड़ता है, वैसे भी ट्रेडिशन चीज़ों को भी ज़िंदगी में उतारने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो शिक्षा ऐसी जो उनकी ट्रेडिशन के साथ जुड़े तो शिक्षा पहुंच सकती है। अगर वो ट्रेडिशन के साथ नहीं जुड़े तो फिर आपको ट्रेडिशन को छोड़ के किसी और एरिया में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरे साथ वो हुआ कि मैं ट्रेडिशन सीखा मैंने, लेकिन मेरे को एजुकेशन फिर नहीं मिल पाया, स्कूल नहीं गया। तो ये तो मेरी जर्नी है। और धागे वाली कठपुतली कब से शुरू है, इसका हिस्ट्री क्या है, मुझे लगता है लोग काफ़ी तरीके की हिस्ट्रीज बताते हैं। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके की हिस्ट्रीज हैं। कुछ लिखित में यूट्यूब पे और इस तरीके के मैसेज हैं। हमें ट्रेडिशनली ये बताया गया है कि हमारा जो राजाओं के टाइम पे और उससे पहले ये कला जो थी वो कोई कि हमारे फैमिलीज़ के पास, हमारे ट्रेडिशन लोगों के पास आई, और फिर इससे वो धीरे धीरे, पहले लोगों का मनोरंजन और ये और कोई माध्यम नहीं था, यही एक माध्यम मनोरंजन के थे। पुराने, सबसे पुराना विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम ये रहा है। फिल्मों से पहले ये पपेट्री थी। तो इससे ये अंदाज लगता है कि ये बहुत प्राचीन काल की है कठपुतलियाँ। और धागे वाली कठपुतलियाँ राजस्थान में लकड़ी की बनती है और लकड़ी से बनाई जाती है। तो धागे वाली कठपुतलियाँ प्रसिद्ध हुई। और जैसा कि मेरी ज़िंदगी में कठपुतली को लेके बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, और मैंने कठपुतली को एक अलग ढंग से जीना सीखा है कठपुतली के साथ। तो जो आप बता रहे हैं आपकी यात्रा में, तो ये कितने साल की लगभग यात्रा है आपकी कठपुतली के साथ? मेरी अपनी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में, हाँ, तो मेरी व्यक्तिगत यात्रा में आप ये समझ लीजिएगा, मेरी ये यात्रा है लगभग 50 साल की, पूरी 50 साल की यात्रा है। जैसे SWRC को 50 साल हुए, ऐसे मेरी जर्नी को भी 50 साल की मेरी यात्रा हो गई है। क्योंकि मैंने 12 साल की उम्र में धागे वाली कठपुतली सीखी, और 17 साल में मैंने वो 5 साल धागे वाली कठपुतलियाँ सीख के किया। उसके बाद में मैं SWRC से जुड़ गया। ये रूरल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ये जो हमारी जो संस्था है बेयरफुट कॉलेज, इससे मैं जुड़ गया था। और इससे जुड़ने से फिर मेरे को इससे जुड़ने में 45 साल लगभग हो गया है। कठपुतली को नए तरीके से कठपुतली करते हुए 45 साल हो गए। और
और इस 45 साल में मैंने बहुत तरीके के, जैसे यहाँ पे मैंने ग्लव पपेट बनाना सीखा, रॉड पपेट बनाना सीखा, मैंने दस्ताना कठपुतली बनाना सीखा, और मैंने अपने तरीके के कुछ कठपुतली बनाई हैं। जो मोल्ड पपेट मैंने उनको नाम दिया, स्टिक पपेट नाम दिया है। मोल्ड पपेट न्यूज़पेपर से थोड़ा तत्काल बन सकती है, तो फिर मैंने कठपुतली को, वैसे कठपुतली मनोरंजन के लिए राजा महाराजाओं की कहानी दिखाती थी, लेकिन ये जो डेवलपमेंट में हम सामाजिक मुद्दों पे कठपुतली नाटक दिखाते हैं, अंधविश्वास पे कठपुतली नाटक दिखाते हैं, एजुकेशन के लिए कठपुतली क्राफ्ट और नाटक करते हैं, जातिवाद से और जेंडर से और सरकारी सूचनाओं को लेने देने के लिए और क्रिएटिविटी के लिए और फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए मैं काफ़ी तरीके की कठपुतलियाँ भी कर रहा हूँ। तो 50 साल आपने न सिर्फ कठपुतली की यात्रा देखी, बल्कि जो कठपुतली के खुद के स्वरूप में इतना बदलाव आया है, वो कितना शुरू का, जो आप धागे वाली की बात कर रहे हैं, और अब के बदलाव में, क्योंकि चीजें बदली हैं, अडॉप्शन बहुत इजी हो जाता है या फिर कहानी के साथ साथ चीजों को भी बदलते हैं? मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से इतना आसानी नहीं रही है, जैसे एक कल्चर जब तैयार करते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल पपेटियर में जब फादर अपने बच्चे को जो सबसे बड़ा गिफ्ट देता है, जो सबसे बड़ा बैंक बैलेंस होता है, वो एक कठपुतली का सेट होता है। एक कठपुतली का सेट बना के मुझे दिया गया था मेरे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो वो परंपरा में इतना है कि उसको रिस्पेक्ट करने का मन करता है, क्योंकि उसमें एक मेथड जुड़ा, एक उसमें एक जर्नी जुड़ी हुई है, उसमें एक प्रोसेस जुड़ा हुआ है। तो वो प्रोसेस आपको इतना मजबूत कर देता है उस कला के लिए। लेकिन मुझे कुछ चीजें, जो मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आया, वो इसलिए आया कि इसमें हमारे यहाँ जातिवाद बहुत ज्यादा है। कठपुतली कला को हमेशा, जब ये ग्लोबल मीडिया आ गया, तो कठपुतली कला को हमेशा एक द्वितीय दर्जे का आर्ट फॉर्म समझा गया। कठपुतली कला को उतना बड़े लेवल पे नहीं देखा गया। बच्चों के लिए कठपुतली का मनोरंजन करवा दो, तो कठपुतली की जो बहुत गहरी चीजें थी उनको छुपाया गया। और उनका कारण ये था कि कठपुतली कलाकार के पास नया विजन डेवलप नहीं होने दिया, क्योंकि एजुकेशन नहीं आया। एजुकेशन नहीं आया तो उसमें नया विजन नहीं आया। नया विजन नहीं आया तो फिर वो नए तरीके के आयाम कठपुतली को नहीं दे पाया। तो मेरे को ये सारी चीजें मिली, लेकिन ये मुझे तब मिली जब मैंने पुराने को बाहर फेंका। जब मेरे को इसमें जो ये मेरे को गिल्ट होती थी, इसमें करने में मेरे साथ जातिवाद होता था, इसको करने में मेरे को मुझे लगता था कि लोग, जैसे खाना, कोई होटल में खाना खा रहा है और कठपुतली चल रही है, तो कला और कलाकार के साथ एक अन्याय है। एक सही में एक सम्मान के साथ कला को करने, जैसे शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं होता, किसी और कथकली में, कथक डांस में ऐसा नहीं होता कि वो खाना खाते समय डांस नहीं दिखाते। तो वैसे ही कठपुतली कला ने वो दर्जा इसलिए खो दिया क्योंकि उनके पास रोजगार के और उस तरीके से इतने सक्षम जगह नहीं बनी, स्पेस नहीं बने। तो मैंने लेकिन स्पेस क्रिएट किया अपने लिए, नया तरीके का स्पेस किया कि मुझे नए तरीके से कठपुतली चलानी है। तो फिर मैंने पुरानी चीजें छोड़ी, तो फिर मैंने कठपुतली को, उस कठपुतली कला को जलाया। जलाने के पीछे आप ये सोचिएगा कि वो कितनी मानसिकता, कितनी मेरे दिल की, दिमाग की हालत कितनी खराब रही होगी जब मुझे कठपुतली को जलाना पड़ा। जो इतने परंपरागत तरीके से मेरे को, जो हाँ, मेरे दिल से, मेरे पिताजी ने अलग अलग आर्टिस्ट की कठपुतलियां मुझे दी थी, और सोच के उन्होंने बरसों से सोच के अपने बच्चे को, मैं जब छोटा था तब से प्लान किया था कि मुझे कौन कौन सी कठपुतलियां मेरे लिए इकट्ठी करेंगे, और मैंने उसको एक झटके में जलाया, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये परंपरा किस काम की जो मुझे दूसरे दर्जे का इंसान समझती है। तो अभी भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो चीजें मिट गई है। अभी भी इस कठपुतली कला को और कलाकार को और भी बहुत संघर्ष करने हैं और कर रहे हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में काफी इस कठपुतली ने बहुत बदलाव किया। जब मैंने नए तरीके की कठपुतलियां सीखी तो मेरे मैसेज बदले, मेरी थीम बदली। तो मुझे भूगोल के बारे में भी जानना पड़ा, मुझे साइंस के बारे में भी जानना पड़ा, मुझे
ह्यूमैनिटी के बारे में भी जानना पड़ा, मुझे साइकोलॉजी के बारे में भी समझना पड़ा, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी समझना पड़ा, मुझे मॉरल के बारे में भी समझना पड़ा, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में भी सीखने का मौका मिला। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से एक जब मंच मिलता है, एक जब आपको डायरेक्शन मिलती है और फिर आपकी इच्छा होती है, तब ये संभव हो पाता है। जब हम कठपुतली का देखते हैं तो हम कहानी भी सुनते हैं साथ साथ में, क्योंकि आप विजुअल तो दिखा ही रहे हैं, लोगों को वो एंटरटेन तो कर ही रहा है, लेकिन कहानी कहने की जो कला है, सुनाने की जो कला है, वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि कहानी कहना, स्टोरी नरेशन हमारे यहाँ तो सदियों से रहा है, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, हम बचपन से ही कहानी सुनते आ रहे हैं। तो एक है कि हम ओरली कहानी सुनाते हैं, एक हम सामान को लेके, कुछ चीज़ों को लेके हम सुना रहे हैं। तो वो कैसे आपने उस चीज़ को, क्योंकि स्टोरी मैं वही देख भी रही थी कि स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट कितना ज़बरदस्त है, कहानी सुनाने की कला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरे ख्याल से ये एक कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो आजकल हमारे यहाँ मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन है, हमारे यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज चल रहे हैं और कम्युनिकेशन पे बहुत लोगों ने बहुत तरीके की बातें की है। तो जब मेरे पास एक एरिया था, एक सर्टन एरिया था जिसमें मुझे एक अमर सिंह राठौड़ की कहानी मुझे मौखिक याद हो गई थी, तो मुझे लगता है वो कहानी एक तरीके की कला देती है और वो मैं उसको एज इट इज लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन जब मैंने समाज को समझने का कोशिश किया और जब मेरे को दुनिया समझ में आने लगी और जब फिर मैं स्ट्रीट पे रहता था, तो जो जीने के लिए संवाद की जरूरत होती है, जीने के लिए जो एक स्पेस की जरूरत होती है, जीने के लिए एक स्वाभिमान की जरूरत होती है, वो स्वाभिमान शायद मेरे ख्याल से एक तो उसकी देन है कि मेरे में ये बोलने की क्षमता, बात करने की क्षमता, बिहाइंड कर्टन रहने की क्षमता। तो कठपुतली में जो आप एक छोटी बात शायद मेरे ख्याल से इस तरीके से समझ में आए कि एक मुश्किल कोई चीज है, मुश्किल कोई मैसेज है, संदेश है, जिसको हम सीधे नहीं बोल सकते। सीधे बोलेंगे तो क्या होगा, जैसे आप मेरा चेहरा देखेंगे तो मेरे चेहरे का आप रंग देखेंगे, मेरे चेहरे के आप मेरे ऊपर कपड़े लदे हुए देखेंगे, मेरा एजुकेशन आप देखेंगे, मेरी अपग्रेडिंग देखेंगे कि मैं अंग्रेजी भाषा का हूँ कि हिंदी भाषा का हूँ, कि मैं नॉर्थ का हूँ कि साउथ का हूँ, कि मैं अपर क्लास हूँ कि मैं लोअर क्लास हूँ, मैं ट्राइबल हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये सब चीज़ों का संवाद पे असर पड़ता है। लेकिन कठपुतली एक ऐसी चीज है, ऐसा एक खिलौना है जिसके पीछे से आपका मैसेज प्रभावित नहीं होता। आप पर्दे के पीछे होते हैं और कठपुतली आपकी संवाद कर रही होती है और हर आदमी जो लिसनर है वो कठपुतली को ज्यादा अच्छी तरीके से सुनता है और समझता है। अब आई सवाल उसकी टेक्निक की कि उसमें भाषा का कितना रोल है, उसमें आपके इमोशन का कितना रोल है। तो फिर उसके लिए मुझे लगता है कि प्रॉपर चीजें सीखनी पड़ती है। तो थिएटर सीखना पड़ता है, तो फिर इमोशन सीखना पड़ता है, तो फिर उसके लिए उसकी जो भाषा का जो डिलीवरी है वो सीखना पड़ता है। तो तकनीकी भी फिर समझ में आने लगती है। शायद इससे पहले मुझे तकनीक समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मैं थोड़ा ज्यादा समय लगा तो मुझे अब समझ में आया है कि ये कितना प्रभावशाली मीडिया है और मीडिया कितना प्रभाव डालता है, वो चाहे रेडियो हो, अखबार हो, फिल्में हो। लेकिन उसमें जो बोला जा रहा है, जैसे आप एक और चीज से समझ सकते हैं कि हम वाइब्रेशन से हमारी बातें पहुंचती है, हम वाइब्रेट करते हैं, हमारा जो भी हम चीजें सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें एक रिदम है, टाइमिंग है, एक मैसेज है और उसका एक बोलने का एक हार्मनी भी है कि किस ट्यूनिंग में, एक ट्यून क्या है उसका। तो वो सब चीजें मेरे ख्याल से अगर कठपुतली के साथ, क्योंकि कठपुतली मुर्दा चीज है, तो उसमें हमें ये सब चीजें करने का ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा सा हमें प्ले करने का ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा हमें ड्रामा करने का ऑप्शन मिल जाता है। और हर इंसान को एक ही जैसी भाषा सुनना पसंद नहीं होता, थोड़ा वेरिएशन होते हैं। तो मुझे लगता है ये फॉर्म जो स्टोरी फॉर्म है, वो जितने भी फोक मीडिया है
उनमें ये वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है। और आजकल उसको नॉन वर्बल भी, आजकल उसको सिर्फ और सिर्फ शब्दों के ऊपर और विजुअल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी और आपकी ब्यूटी और आपके जो ग्लैमर है उसको शो में ज़्यादा ला रहे हैं। तो जब आप ग्लैमर और ये चीज़ें लाएंगे, लेकिन ये थोड़े देर के लिए है, ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है। असली में तो हैप्पीनेस जो है वो इनसाइड है, असली में हैप्पीनेस दूसरी बात है, और ये पपेट्री से छूता है। थोड़ा समय जो पपेट्री बनाते हैं, एक तो है कि हम मैसेज दे रहे हैं, लेकिन जो लोग बना रहे हैं इसका जी विधा को थोड़ा शेप दे रहे हैं, बनाने वालों की अभी आज के समय में क्या स्थिति है, थोड़ा क्या करें? अब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितने भी आर्ट फॉर्म है हिंदुस्तान में, जितने भी जो फोक कल्चरल लोग हैं, जो जिन्होंने ये ट्रेडिशन को और कल्चर को जिंदा रखा है, उन सब लोगों के साथ अन्याय हुआ है। फिल्मों ने अन्याय किया है, और ये जो हमारे नीति, गवर्नमेंट की जो नीति है, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया है, उन चीज़ों को स्पेस नहीं दिया है, और उनके बेस पे बहुत सारी चीज़ें लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो उनकी बहुत बुरी हालत है बनाने की। अब मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करूं कि कठपुतली के संदर्भ में, क्योंकि बात चल रही है, तो मैं कठपुतली के संदर्भ में थोड़ा बोलना चाहता हूं कि जैसे धागे वाली कठपुतली पहले आम की लकड़ी और कैर की लकड़ी से बनती थी, जड़ों से बनती थी, लेकिन अब इतनी आम की लकड़ी कहाँ से लाएगा, इतनी कैर की लकड़ी कहाँ से लाएगा? तो उन्होंने आड़ू की लकड़ी में कठपुतलियां बनाना शुरू की। आड़ू की लकड़ी की कठपुतली थोड़ी सॉफ्ट होती है और जल्दी खत्म हो जाती है। आड़ू की लकड़ी का जो है वो, आड़ू की लकड़ी में बहुत जल्दी उनका फिनिशिंग खत्म होती है। और आजकल उतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं बचे, अभी काम चला वो बेचने के लिए बनाते हैं। तो बेचने के लिए बनाने का मतलब ये है, इसलिए बेचने के लिए बनाते हैं क्योंकि महंगा कोई खरीदता नहीं है, कम समय वाली कठपुतलियां बनाते हैं, और कम समय में जो भी चीज कम समय में चल जाए और बन जाए, उसको फिर कम समय को फिर सस्ते में बेचना पड़ता है, फिर सस्ते में बेचते हैं। तो आजकल कठपुतलियां अब बिकती भी नहीं है, अब लोगों ने खरीदना भी बंद कर दिया। तो ये एक हालत है कठपुतली की, जो ट्रेडिशनल पपेटियर है। लेकिन मेरे साथ दूसरा चीज है, मैं जो पपेट्स बनाता हूँ वो एक तो इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल से पपेट बनाता हूँ, पेपर मेश से पपेट बनाता हूँ, न्यूज़पेपर, कपड़ा, इन चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से पपेट बनाता हूँ। तो मेरे लिए कठपुतली एक वर्किंग मेडिटेशन है। मैं क्योंकि उसकी डेप्थ में मैं जाता हूँ, तो मेरे को उसे बनाते समय मेरा मेडिटेशन होता है, मेरे को उसकी गहराई पता चली। मेरे पपेट बनाने में मेरा बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन होता है। वो हम सबको सजेस्ट करते हैं कि लोग कठपुतली सबको ही बनाएं, और ख़ासतौर से बच्चों को ये कठपुतलियाँ बनाना आना चाहिए। तो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, दिल दिमाग शरीर का तालमेल होता है। मेरे लिए कठपुतली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है। मेरे लिए कठपुतली मेरे में जो स्टिफनेस है उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए काम करती है। मेरे लिए कठपुतली जो क्राफ्ट है वो मुझे क्रिएटिविटी मेरे अंदर देती है, और एक अलग तरीके का विजन देती है, जिससे मैं कठपुतली बनाता हूँ। तो कठपुतली बनाना भी एक आर्ट है, और वो क्राफ्ट है, और वो स्कूलों में भी होता है, लेकिन इतना सीरियसली उसको नहीं कर रहे। तो आजकल क्या हुआ, पेपर फोल्ड करो वो इजी है, हाँ, तो फिर फोल्ड करके आप बना दो, फिर कुछ आप अलग अलग तरीके के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए ले आओ, उससे बना दो, तो वो जोड़ने में आसान है। ब्लॉक ले आओ, वो जोड़ने में आसान है क्योंकि वो बनाए हैं, तो उसको आप तो ये कठपुतली आर्ट फॉर्म जो है, ये एक तरीके का, आप जैसे पानी को काट काट के आप नहीं समझ सकते ना उसके मिनरल क्या है। आप मिनरल ढूंढ सकते हैं, लेकिन पानी को आप काट के नहीं, बांट के इतने में फ्लोराइड है, इतने में मतलब कुछ और बैक्टीरिया है, ये आप उसको वैसे नहीं समझ सकते। तो वैसे ही जिंदगी है, जैसे हवा को आप काट के नहीं समझ सकते, ऐसे ही एक आर्ट फॉर्म है जिसको आप काट के नहीं दे सकते। ये होलिस्टिक कम्युनिकेशन है, इसमें आप पूरा जिंदगी जुड़ी हुई है। सर, चलते चलते मुझे तो लग रहा है कि ये पूरी कहानी है जो मैं सुनती रहूं, और इतना सब कुछ ऐसा लग रहा है कि एक तरह से जीवन दर्शन जैसा ये चल रहा है।
चलते चलते आप इस कला के बारे में बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील एक तरह से एक कलाकार होने के नाते? मैं एक कलाकार होने के नाते मैं एक तो ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी अपील जो है वो राजनीतिक भी है और मेरी अपील ये आर्थिक भी है और सामाजिक भी है। ये मैं तीनों स्तर पे अपील करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमारा देश है ना इतना सुंदर है, इतनी अलग अलग विविधताओं से बना हुआ देश है और इतनी बड़ी बढ़िया कलाएं हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है और ये मेरे ख्याल से एक समय आता है जब खत्म होना भी होता है और फिर नई चीजें आती है, लेकिन अभी भी हमारे देश में जिंदा है। तो एक तो इनके लिए कोई अच्छी नीति बने, एक अच्छा सा कोई ऐसा एक योजना बने ताकि ये कलाएं बची भी रह सके और कलाकार भी बचे। दूसरा मेरा अपील ये है कि इन कलाओं को आप जो जैसे कठपुतली है, कठपुतली कला एजुकेशन के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का मीडियम है। ये कठपुतली कलाकारों को अभी तो रहने के लिए जगह नहीं है लोगों को। अभी तो कठपुतली कलाकारों की बस्तियां जो बनी हुई है, दिल्ली में बस्ती बनी है, जयपुर में बस्ती बनी हुई है, उनको एक परमानेंट घर नहीं है उनके लिए। एक कलाकार को कलाकार जैसा घर नहीं मिला हुआ है, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों जो बने और लोग सोचें इस पे। और दूसरा ये है, इन कलाओं के साथ इन कलाओं को मौका मिलना चाहिए और इन कलाओं को थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए और जुड़ना चाहिए इनके साथ, देखना चाहिए लोगों को। इनमें बहुत कुछ है। जो कार्टून बच्चे देख रहे हैं उसे आप क्या आर्टिफिशियल चीजें सिखा रहे हैं? कार्टून में क्या चीजें ऐसी है, उड़ गए, गाड़ी में गिर गए, ये हो गया वो हो गया, तो ये कलाकार चीजें बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं कि ये आर्ट वाली चीजें जो है अपनी आर्ट फॉर्म है वो लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमें कमेंट बॉक्स में जो हमारा ईमेल एड्रेस है voice.vibescommunity@gmail.com, इस पर आप फीडबैक भी दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके इलाके में भी कोई ऐसे लोक कलाकार हैं और बहुत लगे हुए हैं, आप हमें उनका नंबर, उनका परिचय हमें ईमेल करके भेजिए। वॉइस वाइब्स कम्युनिटी पॉडकास्ट उनकी आवाज़ इस पॉडकास्ट पे लेके आएगा। न सिर्फ उनकी कला बल्कि उनके बात, उनके विचार हम सब तक पहुंचा सके। तो दीजिए सौम्या को जाने की अनुमति। अगली बार फिर किसी एक ऐसे ही लोक कलाकार के साथ हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं वॉइस वाइब्स कम्युनिटी पॉडकास्ट।